फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस ही नहीं बल्कि उनके सरकार में शामिल मंत्री और अधिकारी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के बाद अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमाल सिद्दीकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। सिद्दीकी ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश उन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा जहां वह भारत के साथ अपने व्यवहार से वंचित महसूस करता है। बीजीबी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमाल सिद्दीकी ने बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में बीजीबी और भारत के सीमा सुरक्षा बल के बीच आगामी सीमा सम्मेलन पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उन मामलों पर समझौता नहीं करेंगे जहां हमें लगता है कि हमें वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के साथ अनुचित समझौतों को संबोधित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा इन मुद्दों पर कूटनीतिक रूप से हल किया जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सीमा सम्मेलन के बारे में बीजेपी प्रमुख ने कहा कि भारत के साथ चर्चा होने से पहले पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा आपको हमसे स्पष्ट जानकारी मिलेगी। बैठक में सीमा पर हत्याएं एक प्रमुख एजेंडा होगी। हम किसी भी मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि बीएसएफ बीजीपी सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के कार्यकाल में भारत के साथ हुई सभी असमान संधियों पर चर्चा की जाएगी। चौधरी ने सीमावर्ती इलाकों में भारत के नागरिकों पर मादक पदार्थ बनाने और उन्हें बांग्लादेश में तस्करी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे फेंसिडिल बनाते हैं और इसे बांग्लादेश में तस्करी करते हैं। हालांकि वे इसे दवा बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये मादक पदार्थ है। चौधरी ने कहा कि सीमा से 150 गज के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों देशों को आपसी स्वीकृति आवश्यक होती है और किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए अब हम बात करें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसी हाल ही में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस से मुलाकात की। मेलोनी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच $10 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें एमबीएस का महत्वाकांक्षी न्यूहोम प्रोजेक्ट के लिए प्लान भी शामिल है। लेकिन इन समझौते से ज़्यादा चर्चा जॉर्जिया मेलोनी के मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्वीरों की हो रही है। कट्टर मुस्लिम देश में जॉर्जिया मेलोनी ने न तो सिर पर स्कार्फ रखा, न ही अपनी पोशाक में कोई चेंज किया। मेलोनी के बिना हिजाब या स्कार्फ के सऊदी प्रिंस की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। कई लोग इस मुलाकात को सऊदी के पुराने रुख में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा है, जहां महिलाओं को लेकर तमाम पाबंदियां लागू रही हैं। नियोम बर्ग नामक यूज़र ने एक्स पर लिखा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरब का दौरा किया। उन्होंने सिर पर स्कार्फ नहीं पहना और यात्रा के लिए अपनी पोशाक में कोई बदलाव नहीं किया। 10 साल पहले यह अकल्पनीय था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस दौरान उन्हें प्रिंस से हाथ भी मिलाया। एक अन्य यूज़र ने लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी के प्रति मेरी तारीफ बढ़ती जा रही है। यहाँ वह सऊदी अरब की यात्रा कर रही हैं और सिर पर स्कार्फ भी नहीं बांध रखा है। वहीं कुछ यूज़र ने यह भी लिखा कि मेलोनी ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि यह सही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने विदेशी महिलाओं के लिए अबाया पहनने की बाध्यता को ख़त्म कर दिया था। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि ये वही मेलोनी है जो इस्लाम को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। दिसंबर 2023 इटली की दक्षिणपंथी नेता ने पार्टी के कार्यक्रम में कहा था कि इस्लामिक संस्कृति के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। उस दौरान मेलोनी ने सऊदी अरब का खास जिक्र किया था। मेलोनी ने कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लामिक कल्चर हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है। उन्होंने सऊदी अरब पर इटली में सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से वित्त पोषित किए जाने का आरोप लगाया था और कहा कि यूरोप में इस्लामीकरण की प्रक्रिया हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। आइए अब हम बात करें बांग्लादेश में तालिबानी राज। 6 महीने पहले जब बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने शेख हसीना को अपदस्थ किया तो लोग फूले नहीं समा रहे थे। पूरे बांग्लादेश में जश्न मना, पटाखे फूटे और मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन किसको पता था कि यह बांग्लादेश में तालिबान राज की वापसी का जश्न है, जिसे शायद ही कोई बांग्लादेशी पसंद करता हो। आज बांग्लादेश में करने को मोहम्मद यूनूस की कार्यवाहक सरकार है, लेकिन देश को कट्टरपंथी चला रहे हैं। इसका ताज़ा सबूत आज से 3 महीने पहले देखने को मिला। तारीख 30 अक्टूबर 2024 बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल को 2-1 से हराकर सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। इस जीत का जश्न पूरे बांग्लादेश में मनाया गया। मोनिका चकमा और ऋतुपर्णा चकमा के गोल ने नेपाल के खिलाफ ऐतिहासिक 2-1 की जीत को सुनिश्चित किया, जिससे साबित हुआ कि बांग्लादेशी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और जीत सकती हैं। बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम राष्ट्रीय नायक बन गई, जिसने लड़कियों की नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। और अब उसी दिशा में मदरसा छात्रों और चरमपंथियों की भीड़ ने
जयपुर हाट में एक फुटबॉल मैदान पर धावा बोल दिया, बाढ़ को तोड़ दिया और महिलाओं के मैच को रद्द करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं का फुटबॉल खेलना इस्लाम विरोधी है। यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें अपराधियों ने खुले तौर पर आगे की हिंसा की धमकी दी थी। अक्टूबर में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्रवाई सरकार को बने मात्र 2 महीने ही हुए थे। उस समय तक किसी को यह पता नहीं था कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा या फिर खुद को बांग्लादेशी से ज़्यादा अमेरिका में मानने वाले मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार को किस तरह चलाएंगे। लेकिन समय के साथ ये साफ होता गया कि मोहम्मद यूनुस कट्टर इस्लामी विचारधारा को बांग्लादेश में एक बार फिर पोषित कर रहे हैं। इससे कट्टरपंथियों को मदद मिली और उन्होंने इस्लाम के नाम पर हिंसा शुरू की। इसकी कीमत बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और लगभग सभी कौम की महिलाओं को चुकानी पड़ी है। बांग्लादेश में पूरी तरह से कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। उनको पता है कि वे धर्म के नाम पर हिंसा कर यूनुस के राज में आसानी से बच सकते हैं। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जला दिया, धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ की, शिक्षकों पर हमला किया, इस निंदा के आरोपों पर लोगों की हत्या कर दी। फिर भी वे खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। जब कोई हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे देशद्रोही, गद्दार, इस्लाम विरोधी का तमगा देकर परेशान किया जाता है। इस देश में जब विपक्षी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं तब यूनुस सरकार तेजी से कार्रवाई करती है। जब अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरते हैं या जब शिक्षक उचित वेतन के लिए विरोध करते हैं तो उन्हें डंडों और पानी की बौछार से तितर बितर कर दिया जाता है। जब पत्रकार आलोचना करते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब चरमपंथी महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं या मशहूर हस्तियों को उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकते हैं तो अचानक सरकार की आवाज़ बंद हो जाती है। कोई कड़ी निंदा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं, बस चुप्पी। ये चुप्पी खतरनाक है, जिससे बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए। आइए हम बात करें अमेरिकन जेट की क्रैश की। वाशिंगटन के पास रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय 60 यात्रियों में 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे अमेरिकन एयरलाइंस के जेट के सेना के हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद पोटोमैक नदी के बर्फीले पानी से कम 28 शव निकाले गए हैं। वहीं इस हादसे पर अमेरिकन एयरलाइंस के प्रमुख ने कहा है कि हमें नहीं पता कि टक्कर से पहले सैन्य हेलीकॉप्टर यात्री जेट के रास्ते में क्यों आ गया। वहीं इस हादसे के बाद विमान में सवार अन्य हताहतों की तलाश जारी है, लेकिन अधिकारियों को नहीं लगता कि कोई और जीवित बचा है, जिससे यह लगभग 24 वर्षों में अमेरिका में सबसे घातक हवाई दुर्घटना बन जाएगी। मामले में अग्निशमन प्रमुख जॉन डोनेली ने कहा कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि जहां हम बचाव अभियान से रिकवरी अभियान में बदल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई जीवित बचा है। विमान के हिस्से कमर तक गहरे पानी में 3 हिस्सों में उल्टा पड़ा मिला है। हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिला है। बता दें कि मामले में संघीय विमानन प्रशासन FAA ने बताया कि टक्कर पूर्वी मानक समय अनुसार EST रात लगभग 9 बजे उस समय हुई जब कंसास के विचिटा से उड़ान भरने वाला एक क्षेत्रीय विमान हवाई अड्डे के रनवे पर पहुंचते समय एक सैन्य ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। विमान के रेडियो ट्रांसपोंडर से मिले डेटा के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 5342 लगभग 400 फुट की ऊंचाई से करीब 140 मील प्रति घंटे की गति से हवाई अड्डे की ओर आ रही थी। तभी पोटोमैक नदी के ऊपर इसकी ऊंचाई तेजी से कम हो गई। विमान हेलीकॉप्टर की टक्कर हुए हादसे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हादसे वक्त हेलीकॉप्टर चालक ने रास्ता क्यों नहीं बदला और कंट्रोल टावर ने क्यों हेलीकॉप्टर को विमान की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी। मौसम भी साफ था, विमान की लाइटें भी जल रही थी। फिर हेलीकॉप्टर ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला और ऊपर या नीचे क्यों नहीं हुआ। कंट्रोल टावर ने भी हेलीकॉप्टर को क्यों विमान के बारे में जानकारी नहीं दी। ये खराब स्थिति है और ऐसा लगता है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। आइए हम बात करें प्रयागराज के महाकुंभ की। महाकुंभ में हुई भगदड़ के 24 घंटे बाद सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 30 बताई गई थी, लेकिन सोशल मीडिया और सूत्रों के अनुसार मौतों का आंकड़ा और ज़्यादा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच बंगाल के एक परिवार का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र के उनके प्रियजनों के सबूत लौटा दिए हैं। उन्हें सबूत के तौर पर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा दिया है। दरअसल बुधवार की सुबह हुई भगदड़ में कोलकाता के गोल्फ ग्रीन की बसंती पोद्दार और पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी की उर्मिला भुनिया की जान चली गई। बसंती के बेटे सुरजीत पोद्दार ने बताया कि पुलिस की अनुपस्थिति और लोगों की अचानक भीड़ उमड़ने के कारण भगदड़ मच गई। अप्रत्याशित भीड़ के कारण वो अपनी मां के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं ले पाए। सुरजीत का कहना है कि भ्रम तब पैदा हुआ जब उन्हें बताया गया कि स्थानीय पुलिस द्वारा बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह उर्मिला के भाई दुलाल भुनिया ने सुरजीत के अनुभव को दोहराते हुए बताया कि उनकी बहन के लिए कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, केवल एक नोट दिया गया जिसमें कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं था। आइए हम बात करें गाज़ा की। गाज़ा में इस महीने की शुरुआत में संघर्ष विराम लागू होने के बाद
तीसरी बार बंधकों कैदियों की अदला बदली के तहत बृहस्पतिवार को हमास ने 3 इजरायली और 5 थाई बंधकों को जबकि इसराइल 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इस बीच इसराइली सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र वेस्ट बैंक के शहर तमून में किए गए हवाई हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए। संघर्ष विराम समझौते के तहत जिन इसराइलियों को रिहा किया जाना है उनमें महिला सैनिक आगम बर्जर 20, अरबेल यहूद 29 नामक महिला और 80 वर्षीय व्यक्ति गेडी मोसेस शामिल हैं। बृहस्पतिवार को रिहा किए जाने वाले थाई नागरिकों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। दूसरी ओर इसराइल की जेलों से रिहा होने वाले 110 लोगों में से 30 इसराइलियों के खिलाफ घातक हमलों के दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रिहा होने वाले में पूर्व चरमपंथी जकारिया जुबैदी शामिल हैं जो 2021 में जेल से भाग गया था। हालांकि कुछ दिन बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि 5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी उत्तर गाजा लौट चुके हैं। वहाँ मदद की भारी कमी है और लोग अधिक मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसराइल ने आज से संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी UNRWA पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध पूर्वी यरूशलेम, गाजा और पश्चिमी तट में लागू होगा। युद्ध में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजरायली हमलों में 47,417 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,11,531 घायल हुए हैं। हमास के हमलों में इसराइल में 1140 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.